नाज़रीन, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ऑपरेशन जो है वो जारी हैं और इस तरह के ऑपरेशन है कि वो इजरायली फौज को जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे इजराइल के अंदर जो प्रेशर है, जो तहरीक है, वो बढ़ती चली जा रही है। रेजिस्टेंस ने कुछ बड़े ऑपरेशन किए हैं जिसमें इजरायली टैंक्स को निशाना बनाया गया है, उन हाउसेज को हिट किया गया है जिसमें इजरायली फौज जो है वो मौजूद थी। कहीं पर माइन फील्ड जो है वो एक्सप्लोड की गई है, तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो यमन है वो एयर ब्लॉकेट करने में कामयाब हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई यूरोपीय मुल्क या कोई दूसरा मुल्क जब वो ये अनाउंस कर रहा है कि वो अपनी फ्लाइट्स इजराइल के लिए कैंसिल कर रहे हैं और यमन को रोकना जो है इस वक्त नामुमकिन है और एक बड़ा इंपैक्ट जो है यमन क्रिएट कर रहा है। एयर ब्लॉकेट जो है वो कामयाबी से लगा रहा है और इसके साथ साथ नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन का एज अ होल रिएक्शन भी सामने आ गया है। बहुत ज्यादा दबाव था यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि वो इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करें और अमली इकदाम उठाएं और इसके साथ बेल्जियम के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो सैंक्शन इजराइल के ऊपर लगाने जा रहा है। यह बहुत बड़ा तारीखी इकदाम होगा और इस वक्त बेल्जियम और इसके अलावा स्कॉटलैंड का भी रिएक्शन सामने आया है। दीगर यूरोपीय मुल्क जो है उनके इकदाम भी सामने आ रहे हैं और यूरोप की बड़ी ताकतों के ऊपर इस वक्त प्रेशर है कि वो अमली इकदाम उठाएं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी आपस में कशीदगी बहुत बढ़ रही है और एक आलमी जंग का खतरा जो है वो मुसलसल सरों के ऊपर लटक रहा है, क्योंकि दो ऐसे बड़े तनाज़ात हैं जो जारी हैं। एक 2022 से जारी है यूक्रेन का और मिडिल ईस्ट का 2023 से जारी है, यानी बैकग्राउंड के अंदर दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तीसरा ताइवान का जो है वो कई दहाइयों से और अब वो पीक की तरफ पहुंच रहा है। तो ग्लोबल पावर्स की जो आपसी लड़ाई है वो आलमी जंग के खतरे को बरकरार रखे हुए बल्कि उसकी तरफ मजीद बढ़ता चला जा रहा है मामला। अब आप देखिए कि रशिया ने बाल्टिक सी के अंदर हंगामी तौर पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं उनकी नेवी ने और रशिया ने यह कहा था कि बाल्टिक सी के अंदर नेटो अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा रहा है और ये हमारे बॉर्डर्स के करीब आ रहा है, इसको हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। और आज उन्होंने बाल्टिक सी के अंदर हंगामी जंगी मशकें जब शुरू कर दी हैं। साथ नॉर्थ कोरिया ने ट्रंप का जो प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम, उसको एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। इस गोल्डन डोम के हवाले से अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क का रिएक्शन आया है और उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने इसे न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट करार दे दिया है और बताया कि इसका वो सदबाब करेंगे, इसके हवाले से जब रिस्पॉन्स करेंगे। और इधर जो यूरो है वो इस वक्त यानी यूरोपियंस प्रिपरेशन पकड़ रहे हैं कि जो उनकी करेंसी यूरो है उसको डॉलर के मुकाबले के ऊपर जो है वो आलमी सतह के ऊपर लाया जाए। तो ओवरऑल इस वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में जो ग्लोबल पावर्स की इस वक्त एस्केलेशन है, इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और बैकग्राउंड के अंदर दो बड़े तनाज़ात इस वक्त मौजूद है जो अभी तक हल होते हुए नजर नहीं आ रहे बल्कि हमें एस्केलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम जरा यूरोप से जो रिस्पांस, जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये जो पूरी जहरियत हुई है ये यूरोप की सपोर्ट के साथ हुई है। इजराइल कायम है और पिछले 100 साल से यूरोप ही है जो इजराइल को मुसलसल सपोर्ट कर रहा है, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, हर अंदाज के अंदर यूरोप जो है सपोर्ट कर रहा है और इस सारे जारियत के दरमियान भी सपोर्ट जारी रही है। इस वक्त भी यूरोप की सपोर्ट जारी है। अगर यूरोप जो है वो दो टोक अंदाज के अंदर खड़ा हो जाए, दो टोक अंदाज के अंदर, तो इजराइल की जरूरत नहीं है कि वो इसको जारी रख सके। अभी भी जो है वो स्टांस नहीं लिया जा रहा जिसकी जरूरत है और इसलिए जो प्रेशर है वो यूरोपियन बड़ी गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो बढ़ रहा है। स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम अब शामिल हो गया है, नॉर्वे और दीगर कुछ मालिक हैं, ये सैंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, सैंक्शन लगाने जा रहे हैं और ये प्रेशराइज कर रहे हैं बड़ी गवर्नमेंट्स को, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी को और यूरोपीय यूनियन को एज अ होल कि ये एक्शन लें। और जैसे 800 लीगल एक्सपर्ट्स ने खत लिखा बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को और दीगर ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन, और फर्स्ट जो इजराइल की जेनोसाइड का पब्लिक ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है और उसको होस्ट कर रहा है यूरोपियन कैपिटल। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन यूरोपियन पावर्स को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो एक चीज हुई है और वो बहुत तारीखी चीज है वो ये है कि इन यूरोपियंस की आखिर जुबान पर वो चीज आना शुरू हो गई है, वो सच कम से कम आना शुरू हो गया है जिसके तहत ये फिलिस्तीनियों को मजलूम रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर हो गए हैं और ये बताने पर मजबूर हो गए कि इजराइल वहां पर बच्चों को मार रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को जो है वो निशाना बना रहा है और डेलिबरेटली निशाना बना रहा है और ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक तब्दीली है और इससे होगा ये कि जब ये गवर्नमेंट्स खुद मान रही हैं कि ये जुल्म हो रहा है तो फिर अगला स्टेप तो यही होगा ना कि उसको रुकवाना पड़ेगा। पहले तो ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और जो इजरायली एम्बेसडर टू यूरोप है उसने लिखा है कि बड़ा मेजर शिफ्ट जो है वो यूरोप में आ रहा है। यूरोप हैज लॉस्ट इट्स सिंपैथी फॉर इजराइल और बड़े मेजर लेवल के ऊपर जो रिकॉग्निशंस है वो भी शुरू होने जा रही है। अब जून शुरू होने जा रहा है और मिड जून के अंदर वो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो अगले 15-20 दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड, नॉर्वे, ये सारे ममालिक जो हैं ये सैंक्शंस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ममालिक और लोग और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर
यूरोप की जो बड़ी ताकतें हैं और फिर साथ यूरोपीय यूनियन है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अमली इकदाम जब उठाएं। तो पहले जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट है उनका आज रिएक्शन सामने आया है, और क्योंकि प्रेशर काफी दिनों से पीछे चलता चला आ रहा था तो आज बकायदा उनका रिएक्शन भी आ गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, यानी वो जो कवर है सेल्फ डिफेंस वाला वो अल्टीमेटली हटा लिया गया है। इजराइल्स एक्सपेंशन ऑफ इट्स ऑपरेशन इन गाजा एंड द किलिंग ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन in a school bombing are strongly unacceptable. Israel must immediately resume aid deliveries to Gaza with the participation of United Nations and international humanitarian partners. अच्छा, ये बहुत बड़ी सपोर्टर हैं इजराइल की मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपीय यूनियन के, और वैसे भी उनकी तमाम ही क़यादतें जो है वो इजराइल ही की सपोर्टर हैं। लेकिन देखें अल्टीमेटली क्या होता है, जब यूरोप और इजराइल में चूज करना है तो वो इजराइल को चूज करेंगे नहीं, वो अल्टीमेटली यूरोप को चूज करेंगे। तो इस वक्त हम बहुत सारे दीगर फैक्टर्स आपके सामने रख रहे हैं कि यूरोप की जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स, यूरोप की जरूरत है कि बाकी रीजन्स उसकी सपोर्ट करें, उसके साथ कोलैबोरेशंस करें, ट्रेड हो, आगे चीजें जब वो बढ़े, क्योंकि उसकी इकोनॉमी, उसकी सिक्योरिटी, यूक्रेन का मसला, इसमें उसको दुनिया की सपोर्ट की जरूरत है। तो इजराइल और यूरोप में उनको अल्टीमेटली यूरोप ही को चूज करना पड़ेगा। तो यूरोप के मफाद में ये जंग नहीं है, तो इसलिए जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उनको आखिरकार स्टांस लेना पड़ेगा। और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट के सामने सीरीज ऑफ मेजर्स जो है उनकी लिस्ट रख दी गई है, जिसमें सैंक्शंस भी शामिल हैं, और अगले 24-48 घंटों में बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है वो कोई तारीखी इकदाम जो है वो अनाउंस कर सकती है। कंडेमनिंग द सिचुएशन इन गाजा इज नो लॉन्गर इनफ। अब देखना कि ये मुल्क जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को और बड़ी ताकतों को यूरोप की, कि बस ये कंडेमनेशन जो है वो इनफ नहीं है। वी नीड कंक्रीट एक्शन टू पुश इजराइल टुवर्ड चेंज। जब ये साबित हो गया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो फिर कंडेमनेशन से ये नहीं रुक रहा है, तो कंक्रीट एक्शन जो है हमें लेना होंगे। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैव बीन पुट बिफोर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन इजराइल। सीरीज ऑफ मेजर्स जिसमें सैंक्शंस हैं, ये मेजर्स है वो गवर्नमेंट के सामने रख दिए गए हैं, और अगले 24-48 घंटों में बेल्जियम की गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आई सपोर्ट इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स। बेल्जियम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन जो है वो लगनी चाहिए, और उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप के ऊपर जो है सैंक्शंस लगनी चाहिए। ये बेल्जियम बात कर रहा है। और जर्मनी जो है उनका मुसलसल रिस्पॉन्स भी सामने आ रहा है, और जर्मनी चूंकि एक बड़ी ताकत है और जर्मनी सबसे ज्यादा असलहा दिया है इसने इजराइल को, अभी ना कहीं उनकी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो इंगेज कर रही होगी इजराइल से। वी विल नॉट शो सोलिडेरिटी विद इजराइल बाय फोर्स। लेकिन ये बिल्कुल चीजें बदल रही। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं भाई इजराइल से बुरा भला आगे से कहा जा रहा है ना, तो जर्मनी ने जवाब दिया है कि बाय फोर्स जो है हमको तुम्हारी सोलिडेरिटी में खड़े होने वाले नहीं है। I will contact my Israeli counterpart and it is unacceptable that the people of Gaza are not receiving food and medicine। इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इजराइल की वजह से एड नहीं जा रही है। और एक सर्वे सामने आया है, हाफ ऑफ द जर्मन्स रिफ्यूज टू एक्सपोर्ट वेपन्स टू इजराइल। ठीक है, तो यूरोपियंस के पास इख्तियार है, वो रोक सकते हैं इजराइल को, और अल्टीमेटली जब उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो तो बिल्कुल तबाही का रास्ता है ना। देखिए मिडिल ईस्ट की जरूरत है इनको, और एक डिस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट जो है वो यूरोप को सूट नहीं करता है। स्कॉटलैंड का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वर्ल्ड लीडर्स मस्ट प्रेशर द इजरायली गवर्नमेंट टू एंड दिस वॉर ऑन गाजा एंड द सिचुएशन देयर इज अनबियरेबल। अब देखिए ना, गाजा के बच्चों की जो तस्वीर आ रही है दुनिया में कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मतलब इंसानियत जो है वो आने वाली कई दहाइयों तक इस पर निदामत करती रहेगी, इस पर गम मनाती रहेगी, इसके सदमे से नहीं निकल सकेगी, और अपने आप को कोसती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे जब ये जेनोसाइड खत्म होगी और फिर वक्त आएगा कि दुनिया फिलिस्तीन की याद में अपने आप को कोसेगी भी सही, सदमे में से भी नहीं निकलेगी, इसका गम भी मनाएगी, निदामत में भी जाएगी, और जो मुजरिम है उनको सजा भी देगी। ये होगा, हर सूरत में होगा। ठीक है, दुनिया जो इस वक्त बोझ नहीं उठा पा रही है, वो तस्वीर जो गजा से फिलिस्तीनी बच्चों की आ रही है वो इस वक्त दुनिया नहीं देख पा रही है। स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर, the level of suffering in Gaza is beyond description and no one can imagine the situation there। कोई इस वक्त महसूस भी नहीं कर सकता है, उस चीज का अहाता भी नहीं कर सकता है, उस तकलीफ का जो इस वक्त फलस्तीनी वो देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है जो जुल्म वहां पर हो रहा है। कंटिन्यूड प्रेशर मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द इजरायली गवर्नमेंट टू इंश्योर द फ्लो ऑफ एड एंड टू स्टॉप द फाइटिंग। प्रेशर डालने की इजराइल पर जरूरत है, इसके अलावा काम नहीं बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं कि यूरोप क्यों मजबूर होगा ये एक्शन लेने पर अल्टीमेटली। अब मैं एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, जो यूरोपीय यूनियन का सेंट्रल बैंक है उसके प्रेसिडेंट ने क्या लिखा है, ईसीबी आईज स्ट्रॉन्गर यूरो रोल ग्लोबली। इस वक्त
यूरोप अब ये देख रहा है कि जो यूरो है उसकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में अब वो उसको ग्लोबली जो है प्रेजेंट कर सकता है। यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर मल्टी करेंसीज होंगी। अब यूरोप तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहता, लेकिन अब डॉलर के मुकाबले में कम से कम वो अपनी करेंसी चाहता है। अब जरा आगे सुनिए, द यूरो में गेन स्ट्रेंथ इन ग्लोबल मार्केट्स इफ यूरोपियन लीडर्स कंटिन्यूड पुशिंग टू मेक इट रियल अल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। यूरो के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है कि वो आलमी सतह के ऊपर वो किरदार जो अदा कर सकता है। ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज गिव द यूरो अ रेयर चांस टू प्ले अ बिगर रोल ग्लोबली। एक तो यहां पर आप देखेंगे ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो कोई कामयाबी हासिल करने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो यूरोप ने अपने फैसले करने हैं और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि यूरोप के लिए एक गोल्डन चांस यहां पर पैदा हो चुका है ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से कि वो यूरो को ग्लोबली जो है प्रेजेंट करें। हाउएवर, लेकिन एक चीज रुकावट बनेगी, पॉलिटिकल डिवीजन्स बिटवीन यूरोपीय यूनियन मेंबर स्टेट्स कुड स्लो द प्रोग्रेस मेकिंग इट हार्डर टू मूव फॉरवर्ड विद बोल्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। लेकिन एक चीज जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर और यूरोप की दोबारा पावरफुल हाउस के तौर पर सामने आने में और यूरो एक चीज रुकावट बन सकती है और वो है पॉलिटिकल डिवीजन्स। तो इस वक्त आप देखिए यूक्रेन की वजह से, मिडिल ईस्ट की वजह से यूरोप उथल पुथल हुआ है। यूरोपीय यूनियन की कोई मुतफिका पोजीशन तो नहीं है। स्पेन और आयरलैंड और बाकी मालिक कहां पर खड़े हैं? माल्टा ने रिकॉग्नाइज कर लिया यूरोप का मुल्क है। तो इसी तरह जो है यानी मुल्क अपने अपने फैसले कर रहे हैं। यूक्रेन की वजह से डिवीजन है और इधर मिडिल ईस्ट की वजह से डिवीजन है। तो इसलिए पॉलिटिकल डिवीजन इस वक्त यूरोपीय यूनियन के उसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। तो वो इन मसाइल को हल करेंगे तो काबू पाएंगे। ये यूरोप की इकोनॉमी सिक्योरिटी दाव के ऊपर लगी हुई है, इससे बड़ा रास्त मुतासर हो रहे हैं। और अब देखें ना कि उनको दुनिया में जाना है, अपनी चीजें बेचनी है, इंपोर्ट्स करनी है, एक्सपोर्ट्स करनी है, तो ये मार्केट सही है ना। मिडिल ईस्ट ही उनकी लग्जरी ब्रांड्स, गाड़ियां, ये चीजें खरीद सकता है। मिडिल ईस्ट के मुल्क जो अमीर तरीन है ये खरीद सकते हैं। इस्लामी दुनिया कितनी बड़ी मार्केट है, तो वहां पर उनको अपना इमेज बेहतर करना होगा, अपनी साख बेहतर करना होगी। डॉलर स्लिप्स एज टैरिफ कंफ्यूजन अनसेटल्स इन्वेस्टर्स। डॉलर जो है वो फॉल कर रहा है, यूरो वहां पर राइज कर रहा है और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा मौका है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूरोप को मजबूर कर रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन फलस्तीनी रेजिस्टेंस मौजूद है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 40,000 फाइटर्स हैं और वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब अगला फेज ये आने वाला है कि इजरायली फौज जो कॉल अप की गई है, ऑल स्टैंडिंग, एक तो इन्फेंट्री रेगुलर वो दाखिल कर दी गई है और रिजर्व फौज उन्होंने मोबिलाइज कर लिया है, वो किसी भी वक्त दाखिल कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे कि ये हर जगह पर जाकर फौज ही फौज होगी पूरे गजा में, यानी खान यूनिस में, रफा में, एक एक गली में, एक एक बड़ी सड़क पर इजरायली फौज खड़ी हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। तो हमास अगला फिर फेज ये होगा कि जहां जहां पर इजरायली फौज होगी वहां वहां पर अटैक होगा। कहीं पर स्नाइपिंग ऑपरेशंस होंगे, कहीं पर एम्बुशेस होंगे और इजराइल इसको रोक नहीं सकता है क्योंकि हमास तो मौजूद है। तो अगले आने वाला फेज है वो इजराइल के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तो रेजिस्टेंस ऑपरेशंस कर रही है, बता रही है कि हम यहां पर मौजूद हैं। एक तो उन्होंने शुजाया के अंदर इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है, फिर एक माइन फील्ड को डेटोनेट किया और फिर रात के वक्त तक वो वहीं बैठे रहे और रात के वक्त एक और फोर्स आई इजरायली, उसको फिर निशाना बनाया वहां पर। फिर एक घर के अंदर इजरायली फौज मौजूद थी, उसको जो है वो टारगेट किया। तो 3-4 बड़े ऑपरेशन जो है वो शुजाया के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से जो वो किए गए। समूतरेज जो है वो उसी पागलपन का शिकार है और समूतरेज कह रहा है कि गजा के अंदर हम हर सूरत के अंदर रीसेटल होंगे, आबादकारियां वहां पर जाकर करेंगे। तो ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये कोई रियलिस्टिक चीज नहीं है, ये कोई पूरी होने वाली नहीं है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं, जो इजरायली रबई है वो क्या बात कर रहा है। वी आर सिंकिंग डे बाय डे डीपर एंड अचीविंग नथिंग। ये रियलिटी है। मतलब इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सका और वो कर क्या रहा है, वो बमबारी कर रहा है। मतलब आप देखें ना कि इजरायली पूछ रहे हैं नेतन्याहू गवर्नमेंट से कि विक्ट्री क्या है, अचीव क्या किया है। कहती वही है जो अभी तक रेजिस्टेंस के पास है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अभी भी मौजूद है। तो अचीवमेंट हासिल क्या हुई है? तो ये नाकामियां हैं जिसको कवर अप करने के लिए इजराइल मजीद एस्केलेट करता है, मजीद बमबारी करता है और मलबे का ढेर है उसके ऊपर मजीद जो है वो इजराइल बमबारी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि हम डे बाय डे जो है वो डीपर एंड डीपर जो है वो गर्क हो रहे हैं और हासिल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी मस्ट एक्ट नाउ टू रिकवर द कैप्टिव्स। अब हमें वक्त आ गया है कि हम जंगबंदी की तरफ जाएं और कैप्टिव्स जो है वो रिकवर करें, यही हमारे लिए रास्ता है। और 1000 जो इजरायली एकेडमिक्स हैं उन्होंने पिटीशन साइन किया है सीज़फायर के हवाले से। और फिर देखिए यमन जो है वो बहुत इंपैक्टफुल हो रहा है, बहुत कामयाब हो रहा है और डेली कोई ना कोई मुल्क अनाउंस कर रहा है कि वो फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा है। एक दिन इटली की स्टेटमेंट आई, एक दिन बर्तानिया, एक दिन जर्मनी, एक दिन हंगरी, स्पेन ने आज तमाम फ्लाइट्स हैं वो अपनी कैंसिल कर दी हैं इजराइल के लिए। और ये भी खबर सामने आ रही है कि इजरायली जो गवर्नमेंट है, इजरायली जो लॉबी है,
वो पॉलिटिकली प्रेशर डाल रही है, यानी इन तमाम वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो इन एयरलाइंस को रोकें कि वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल ना करें, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। स्पेनिश एयरलाइन कैंसल ऑल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम टेल अवीव टिल June 30. The crisis of cancelling foreign flight does not appear to be resolved anytime soon. इजरायली मीडिया, बहुत कोई नियर फ्यूचर में यह मसला फ्लाइट्स वाला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यमन तो हमले जारी रखेगा। फॉरेन एयरलाइंस, गैर मुल्की एयरलाइंस हैं, कंटिन्यू टू कैंसिल फ्लाइट्स डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम। बावजूद इसके कि इजरायली लॉबी जो है वो प्रेशर डाल रही है, लेकिन गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं वो कैंसिल करती चली जा रही है। और ये देखिए, आज 20 महीनों की जंग के बाद कहां पर सूरत हाल खड़ी हुई है कि इजराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इजराइल ने हुतीज को सबको खत्म नहीं कर दिया, हमास को खत्म नहीं कर दिया, अभी वो हमास से भी लड़ रहा है और हुतीज अपनी जगह पर मौजूद है। इजराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर सुबह शाम मिलियंस ऑफ इजरायली जब शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। तो ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको इजराइल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू की एरोगेंस कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उसको डिफीट हो चुकी है। और जब इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो तबाह हाल और जो है वो इनकी क्या हैसियत है, ये तो कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और यूरोप है या अमेरिका है, अभी तक उन्होंने हमारे पर कोई रियल प्रेशर नहीं डाला है। तो फिर अल्टीमेटली हम कभी ना कभी तो फाते हो ही जाएंगे। देखो, खुराक भी बंद कर रखी है, बमबारी भी कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन सारे फिलिस्तीनी जाए खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है, मतलब इस अप्रोच के साथ फिलहाल जो है इजराइल बढ़ रहा है। और कितनी स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रख चुके हैं कि इससे कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल नहीं होने वाली है, इसमें कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल होने वाली नहीं है। और नेतन्याहू सिर्फ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आज अगर वो जंग रोकता है तो फिर क्या बताएगा कि क्या उसने अचीवमेंट हासिल की है। तो इसी दरमियान नाज़रीन, जो ग्लोबल पावर्स है उनकी एस्केलेशन बढ़ रही है। बाल्टिक सी जो है, यानी जो फिनलैंड, फिर ये जो सारी स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं और इधर रशिया है, तो दरमियान में ये बाल्टिक सी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक भी है। बाल्टिक सी जो है, यहां पर रशिया ने 2 दिन पहले कहा कि नेटो यहां पर आ रहा है। और ये तो मतलब ऐसी चीज है जो काबिल कबूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो यूक्रेन की जंग है उसका बुनियादी मकसद ये है कि नेटो को पीछे धकेला जाए, नेटो को रशियन बॉर्डर से पीछे धकेला जाए। ईस्टर्न जो यूरोप है, यानी ये यूक्रेन और ये सारे एरिया, ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर आते हैं। रशिया ये कहता है कि यहां से नेटो पीछे निकले, तो नेटो तो बाल्टिक सी में ऊपर जा रहा है। अब फिनलैंड तो नेटो का हिस्सा नहीं था, अब उसको भी बना लिया है। तो ये बाल्टिक के अंदर, यानी ऊपर से जो है वो अब नेटो वहां पर प्रेजेंस कर रहा है। तो आज रशिया ने अचानक जो है वहां पर जंगी मशकें बाल्टिक सी के अंदर शुरू कर दी। लॉन्च ऑफ मैनोवर्स इन बाल्टिक सी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 20 warships, 3000 soldiers and 25 aircrafts and helicopters, ये बाल्टिक सी के अंदर जब शुरू की गई हैं। और जरा नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। वी मस्ट एक्ट नाउ एंड स्ट्रेंथन आवर डिफेंस, एनी डिले इज डेंजरस। अब हमें मजीद ताकतवर और वो अल्टीमेट ताकत हासिल करना होगी। अब हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, अगर डिले किया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और कुछ दिन पहले हमने एक बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, एक रिपोर्ट रखी थी। रशिया के जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी और हमने कहा था गैर मामूली है। उन्होंने कहा था कि यूरोपियन जो है और वेस्ट जो है ये अपना असर जो है वो दुनिया में खो रहा है, और ये जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको दोबारा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके, खासकर सोशल प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की चीजें ये दोबारा से प्लान कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को दोबारा हासिल करने के लिए। ये रशिया के स्पाई चीफ की बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो फिर हर मुल्क में बाद में नजर आती हैं। फलां मुल्क में भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, फलां ये लॉन्च किया गया। अब जरा इस तनाजुर में आज क्या स्टेटमेंट आई है। कैलस, अब ये यूरोपीय यूनियन टॉप डिप्लोमेट है, रिवील्स यूरोप प्लान टू रिप्लेस यूएस एड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखिए, ये होती है कि हेडलाइन है, यानी रशिया के स्पाई चीफ की अब आपने कभी इधर उधर खबर सुनी, मतलब वो नहीं चलती है, लेकिन असल चीज वही होती है। अब उन्होंने कहा कि ये प्लान कर रहे हैं दोबारा से अपना इन्फ्लुएंस हासिल करने, क्योंकि इनकी साख और इनका इन्फ्लुएंस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज वो क्या बात कर रही हैं, यूएस एड जो ट्रंप ने बंद कर दी है उसके, क्योंकि देखें यूएस एड जो है वो यूरोप और अमेरिका के लिए मुश्तरका तौर पर वो इन्फ्लुएंस हासिल कर रही थी ना, दोनों मिलकर। तो यूएस एड के मुकाबले में थर्ड कौन से मुल्कों में, तीसरी दुनिया के मुल्कों में, गरीब मुल्कों के अंदर किसी को स्कॉलरशिप देंगे, किसी में कोई और वेलफेयर प्रोग्राम करेंगे। तो ये मतलब चीजें दुनिया में हो रही है। भरपूर वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई इस वक्त जारी, भरपूर लेवल के ऊपर। और इधर साउथ एशिया में अभी उसका शायद शिद्दत कम है, या बाकी इधर यूरोप में ये आपको भरपूर नजर आएगी। क्योंकि देखें, जो पिछला ऑर्डर बना था उस वक्त भी तो वो यूरोप में ही बन रहा था ना, तो यूरोप में पता चल रहा था कि दुनिया बदल रही है। बस साउथ एशिया में तो उस वक्त भी ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे और बस अपने मामला चल रहे थे। तो असल वो चीज वहां पर देखी जाती है जहां पर वो वकूफ पजीर हो रही होती। तो पिछला ऑर्डर भी यूरोप में बना
और अभी यूरोप के अंदर वो खासकर जो हिद्दत है वो हमें देखी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया ने जनाब जो ट्रंप का गोल्डन डोम $175 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसको थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट करार दे दिया है। यूएस गोल्डन डोम प्रोवोक्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, यह सबब बन सकता है न्यूक्लियर जंग का। नॉर्थ कोरिया इग्नाइटिंग आर्म्स रेस इन द आउटर स्पेस अंडर द गाइज ऑफ डिफेंस, यह डिफेंस के नाम के ऊपर एक आर्म्स रेस लगाने के मुतरादिफ है। अ डेंजरस एंड थ्रेटनिंग इनिशिएटिव डिजाइन टू डिस्टेबलाइज एडवर्सरीज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। इसका असल मकसद तो अपने दुश्मनों को, एडवर्सरीज को डिस्टेबलाइज करना है, इसका मकसद कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। द यूएस मिसाइल शील्ड प्रोजेक्ट इज अ सिनेरियो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर इन आउटर स्पेस, नॉर्थ कोरिया। तो ताइवान के हवाले से हमने खबर आपके सामने रखी, अमेरिकी फौजें वहां पर यूक्रेन में लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई हैं, और नेटो और रशिया, ठीक है, और मिडिल ईस्ट, तो ये सारे तनाज़ात। और आने वाले टाइम में लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने जा रहा है, क्योंकि वहां पर भरपूर लड़ाई चाइना और अमेरिका के दरमियान छिड़ने जा रही है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।